हेलो दोस्त। तो आज हम फिर से पढ़ते हैं नया वृत्तीय गति और रेखीय गति। क्या होती है वृत्तीय गति और रेखीय गति, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। जो वृत्तीय गति और रेखीय गति को हम अलग अलग तरीके से मैनेज करके पढ़ते हैं। तो वृत्तीय गति क्या होती है और रेखीय गति क्या होती है, एक एक चीज जब हम इसका पढ़ लेंगे दोस्त, तो फिर हमें समस्या नहीं होगी क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन इससे पूछता है और एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जो इसमें फिक्स होते हैं और वही क्वेश्चन जो है पूछेगा, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लिए तो फिर हमारा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि वृत्तीय गति में, जो वृत्तीय गति होती है हमारी, तो उसमें हमको क्या समझना है। तो देखो, वृत्तीय गति में सबसे पहली बात ध्यान रखना, अविकेंद्रीय बल होता है और अविकेंद्र त्वरण। देखो, हम ऐसे समझेंगे कि एक प्रैक्टिकल चीजों के साथ, हमको कोई थ्योरेटिकल चीजों को रटना नहीं है। एक बार हम अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे, देखो दोस्त, सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो चीज़ पढ़ो तो उसको एक बार पढ़ो और उसको फिर रिवीजन करना पड़े। बार-बार हमको उस कॉन्सेप्ट में घुस के नहीं पढ़ना पड़े। तो अपनी नोट्स इतनी प्रॉपर तैयार होनी चाहिए कि हमें वो समझ में आ जाए, बार-बार उसको कहीं बार-बार दूसरी जगह ढूँढना ना पड़े कॉन्सेप्ट को। मतलब एक बार नोट्स देखो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो जो हमारी नोट्स होती है, उसको हम इसी तरह डिज़ाइन करके पढ़ते हैं। हमने देखो दोस्त, हमने पढ़ लिया, हम अपनी नोट्स को कैसे तैयार करके सिलेक्शन लिया है, ये आपको कई सालों की मेहनत दे रहे हैं दोस्त। तो अगर आप सच में पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो अभिकेंद्री बल कहाँ लगता है, अभिकेंद्री बल? तो सबसे पहले बात, कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है, वहीं पर जो वृत्ताकार गति को करने पर जो जो बल अंदर की ओर खींच रहा होता है, उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाए रखने के लिए हमेशा केंद्र की ओर होता है। ए टू जेड जितनी चीजें लिखी है, सारी चीजें काम की लिखी होती है दोस्त। तो सबसे पहले अपकेंद्री बल वहाँ लगता है जो वृत्ताकार गति होती है, और हमेशा केंद्र की ओर लगता है। ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिया दोस्त। अच्छे से अगर इसको पढ़ा तो आपने 2 क्वेश्चन किया कि अपकेंद्री कल जो बल होती है उसकी दिशा कैसी होती है, तो केंद्र की ओर दिशा होती है, और वस्तु की वृत्ताकार गति के समय अपकेंद्री बल लगता है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें लगेगा वृत्तीय गति हो रही है, तो उसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो डायरेक्ट हमें आंख मूंद के अपकेंद्री बल लग रहा है। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु गोल-गोल घूमती है, जैसे डोरी से बंधा पत्थर, तो वह बाहर की ओर जाना चाहती है। वह बाहर की ओर जाना चाहती है, और उसे बाहर जाने से रोक कर केंद्र की ओर खींचने वाला बल ही अभिकेंद्री बल है। मैंने 2 परिभाषाएँ इसलिए लिखा कि हमें अब समझ में आ गया पूरी तरह से। अपकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है, जो बाहर की ओर जाने से रोकता है और अंदर की ओर लेकर आता है, ठीक? अब हम अपकेंद्री बल के बारे में क्या जानेंगे? फार्मूला। अब केंद्रीय बल का फार्मूला हमको ये ध्यान रखना है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपान आर। एफ क्या होता है? अभिकेंद्री बल। एम द्रव्यमान और भी वेग और आर वृत्त की त्रिज्या। जिस वृत्ताकार पथ में वो घूम रही है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर। तो अब इस फार्मूले को याद करने से हमें ध्यान रखना है कि अभिकेंद्री बल का फार्मूला ये होता है दोस्त। जब कोई पिंड, अब देखो, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति पर चलता है, कोई भी पिंड ले लो और वो एक समान चाल से वृत्ताकार गति में चल रहा होता है, तो दिशा बदलती है, उसकी बार बार दिशा बदलती है। देखो, हर सेकंड उसकी दिशा बदल रही होती है, और दिशा बदलता है तभी वेग बदलता है। क्यों? क्योंकि वेग होता ही है चाल प्लस दिशा। चाल में अगर दिशा जोड़ दो तो वेग होता है। तो वेग बदला, मतलब चाल तो सेम है, लेकिन दिशा बदला, इसीलिए वेग उत्पन्न हुआ। तो वेग बदला, अब वेग बदलने से क्या होता है? चाल, दिशा बदलने से वेग उत्पन्न हुआ, वेग बदला, वेग बदलने से त्वरण उत्पन्न हुआ। तो अब अभिकेंद्री त्वरण कैसे कहेंगे? कि जो केंद्र की ओर वस्तु घूम रही है, तो जो बल लग रहा है तो सिर्फ केंद्रीय बल, लेकिन उसमें एक त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, उस त्वरण को अभिकेंद्री त्वरण कहेंगे। तो हमें अभिकेंद्री बल और अभिकेंद्री त्वरण के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से हो चुकी है, ठीक? अब केंद्रीय बल को हम केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र की ओर लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि अब केंद्रीय बल को क्या और किस नाम से जानेंगे, तो केंद्राभिमुख बल। अब और ध्यान देना, अब केंद्र बल जो होता है, जो केंद्रीय बल होता है, ये अभिकेंद्री नहीं, अभिकेंद्री बल जो होता है, कोई नया बल नहीं है, जबकि तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, इसी बल का ही एक प्रकार है अपकेंद्र बल, ठीक? कैसे? कब अपकेंद्री बल त्वरण हो जाता है, कब वृत्त हो जाता है, देखो। जब अप
ये जो अभिकेंद्र बल, जब कोई धागा है, धागा से बांध करके हम कोई डोरी से घुमा रहे हैं, तो यहीं पर अभिकेंद्र बल जो है, धागे का तनाव बल ही अभिकेंद्र बल कहलाया। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, तो उस समय उसे विद्युत आकर्षण बल बोल दिया गया, वही अभिकेंद्री बल है। मतलब विद्युत आकर्षण बल को ही अभिकेंद्री बल माना, तो वो नया नहीं है अभिकेंद्री बल, यही जो विद्युत आकर्षण बल है वही अभिकेंद्री बल है। ऐसे ही देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो ग्रह, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ही काम कर रहा है इसका केंद्र अभिमुख बल का। ऐसे ही यहाँ पर वृत्ताकार पथ में गति कर रही कोई वस्तु, तो घर्षण बल ही केंद्र अभिमुख बल का काम करता है। तो इससे हमको पता चला कि कहीं नया नया नहीं आ गया है, ये जो अभिकेंद्री बल यही का एक टाइप होता है। ठीक, ध्यान से समझते जाइए, एक एक चीजें इतनी अच्छे से क्लियर करना होता है ताकि फिर क्वेश्चन करते समय हमें कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वो कौन सी होती है? चाल और गतिज ऊर्जा। मतलब जो कोई भी वस्तु अगर वृत्तिकार गति में गति कर रही है तो चाल और गतिज ऊर्जा उसकी नियत रहती है, मतलब नहीं बदलती है, और वेग बदलता है, त्वरण बदलता है। ठीक, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या बदल जाता है? वेग। क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदल रही होती है। तो ये क्वेश्चन है, ये जो हमने अलग से नोट लिख दिए ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो अभिकेंद्री बल से अब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आशा करते हैं कर लोगे, और अब जाके देख भी लेना कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि आपने उसकी थ्योरी अच्छे से समझी है। ठीक, अब क्या है? अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल के बाद जो है अपकेंद्री बल पढ़ेंगे। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री अंदर क्यों लगता था, वही अपकेंद्री नाम है अपकेंद्री, तो यह एक काल्पनिक बल है जो अपकेंद्र बल का परिणाम अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। जितना बल अभिकेंद्री बल अंदर की ओर खींचता था वही अपकेंद्र बल एक होता है जो उसी के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात केंद्र की बाहर की ओर। इतना जो परिभाषा लिखा है एक एक परिभाषा को समझ लेना बस। अब एग्जाम्पल देखो, दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो मथान जी जब मथते हैं तो बाहर की ओर दूध फेंक रहा होता है ना, वो अपकेंद्री बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन कपड़ा जो साफ करते हैं वो भी किसका है? अपकेंद्री बल का। और अपकेंद्री पंप, ये जो हमने एग्जाम्पल 3 बताए, एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल, इनको ध्यान रखना, अपकेंद्री बल के यही पूछते हैं। अब देखेंगे हम कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आप देख लो तो फिर दिक्कत हमारी समाप्त हो जाएगी। क्या होता है कोणीय संवेग? देखो कोणीय संवेग अब ये क्या नया आ गया, हमने संवेग सीखा था, ठीक है, कोणीय संवेग अब क्या आ गया? तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही होती है तो उस वस्तु में जो संवेग उत्पन्न होता है उसको संवेग कहते हैं, और उसका होता है एम भी, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन वही वस्तु सीधी रेखा में ना चल के घूमती हुई वस्तु हो, कोई वृत्ताकार पथ में घूम रही होती है, तो उस वस्तु का संवेग क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग कहलाएगा। तो बस सिंपल है, इस नाम से नया आ गया, लेकिन वस्तु सीधी रेखा में ना चल के जब कोई वृत्ताकार में गति कर रही होती है तो उस वस्तु को, वृत्ताकार वाली वस्तु को कोणीय संवेग बोल दिए हमने। कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को बताता है। देखो कोणीय संवेग में क्या आ गया? द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग में होता था सीधी रेखा में, यहाँ त्रिज्या भी आ गई, तो क्या हो गया? कोणीय संवेग। L बराबर एम भी आर। ठीक, एसआई मात्रक, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, भी वेग मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या आर की मीटर। तो इस तरह एल की बीमा हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टी। यह भी एक सदिश राशि है, क्योंकि संवेग है और वेग सदिश राशि है तो संवेग भी सदिश राशि है। आशा करता हूँ कोणीय संवेग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कोणीय संवेग का एक सिद्धांत देखते हैं जो कि क्या कहता है। कोणीय संवेग का सिद्धांत बस ये कुछ नहीं कहता है, कहता है इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, मतलब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए, तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। सेम ऐसे ही जैसे हमने न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम पढ़ा था, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है तो उस पर जब तक बाह्य बल ना लगाओगे तो अगर चल रही है तो चलती जाएगी, जब तक बाह्य बल ना लगाओ। सेम यही कंडीशन एक सरल रेखा में ना करके वृत्ताकार गति में अगर कोई वस्तु गति कर रही है, घूर्णन कर रही है, और उस पर अगर कोई बल ना लगाओगे तो वो सेम कोण से घूमती रह जाएगी। एम भी आर बराबर नियतांक, बस यही कहा रहा है। मतलब सरल रेखा में ना करके घूमती हुई वस्तु में आ गया बस। इसको क्या बोल सकते हैं? देख लो, घूर्णन का जड़ तो कह सकते हैं। उसको नॉर्मल वाले को जड़ तो क्या क्या बोलते थे कि मात्र जड़, लेकिन इसको घूर्णन का जड़ तो बोल दिए। अब देखो इसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कोणीय संवेग से। अगर किसी वस्तु पर धागे से पत्थर बांधकर घुमाया जाता है और तो वो अंगुली पर लिपटती जाती है, वो धागा जो है अंगुली पर लिपटता जाता है तो धागे की लंबाई घटती जाती है, मतलब उस जो त्रिज्या में, उस जो वृत्ताकार गति में घूम रहा था तो उसका त्रिज्या धीरे धीरे कम हो रही है, और त्रिज्या कम होगी तो वेग बढ़ जाता है। फार्मूला से कि अगर त्रिज्या बढ़ेगी
तो त्रिज्या कम होगी तो वेग बढ़ेगा। सेम ऐसे ही डिस्क पर कोई एक क्वेश्चन पूछता है इसी से कि डिस्क पर कोई मच्छर बैठ जाए सीढ़ी की तो द्रव्यमान थोड़ा बढ़ गया और द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। तो मतलब कुछ भी हो, अगर इसका कुछ भी घटेगा तो आपस में नियतांक जैसे mvr बराबर जैसे नियतांक है इसका मतलब है 1 मान लो। तो अगर हमको क्या निकालना इसका द्रव्यमान द्रव्यमान का तुलना करना था, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा m बराबर 1/vr मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। त्रिज्या अगर बढ़ेगी या घटेगी तो द्रव्यमान का कम ज़्यादा होना हो जाएगा। जैसे v बराबर निकालेंगे तो 1/, ये r और m इधर आ गए r और m मतलब देखो वेग पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है m का और r का। m बढ़ेगा तो वेग घटेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग घटेगा, मतलब अपोजिट रिलेशन है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, त्रिज्या कम तो वेग अधिक, द्रव्यमान अधिक तो वेग कम। इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं जो आप इस कॉन्सेप्ट से अच्छे से कर लिया। अब कॉन्सेप्ट पढ़ा है और क्वेश्चन आपने अच्छे से कर दिया, ठीक। तो इस तरह हमने 2 चीज़ें पढ़ा, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल और कोणीय संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत और उससे क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन आप 10-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इतने अच्छे से कर लोगे। एक क्वेश्चन हम आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार में गति कर रही है, तो एक क्वेश्चन आपको हम लास्ट में दिखाते हैं। यहाँ देखो, ये देखो, हमने इतने अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को बना दिया है। देखो, जब कोई वृत्ताकार गति करती है तो क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार समय एक समान वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, तो इनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछता है। हमने एक जगह कैसे कॉन्सेप्ट को बनाया। पहला क्वेश्चन पूछेगा, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको क्या कहेंगे? अपकेंद्र। केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्री। मैंने फिर देखो अपकेंद्री लिख दिया, यहाँ अभिकेंद्री, ध्यान रखना अभिकेंद्री बल होता है, ठीक। और देखो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है तो उसकी दिशा बदलती है, हर सेकंड देखो दिशा बदलती रहती है और इसीलिए उसका वेग भी बदलता है। मतलब प्रत्येक बिंदु पर क्या बदल रहा है? दिशा और वेग। और वेग बदलता तो क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण उत्पन्न हुआ। तो वो पूछता है कि क्या-क्या स्थिर रहता है, क्या-क्या बदलता है? तो स्थिर क्या रहता है? चाल और गतिज ऊर्जा। कोई पूछेगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति, कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जब कोई चाल, मतलब कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है तो क्या उसका स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं, तो चाल और गतिज ऊर्जा बदलती नहीं है, ठीक। कैसे गतिज ऊर्जा नहीं बदलती? देखो, v बराबर क्या होता है? v चाल है और चाल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बदलेगी? जब ये सेम है तो सब सेम रहेगा। कोणीय वेग नियत रहता है, ये देखो नियत क्या रहता है और कोणीय वेग मतलब बराबर समय में बराबर कोण तय कर रही होती है, और जब बराबर समय में बराबर कोण तय कर रही हो तो कोणीय वेग नियत रहेगा। और कोण इसका एक और पूछता है, जब कोई कोणीय वेग में गति कर रही होती है तो उसका जो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, उसको माप करते हैं। बस इतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो फिर आपने जितना टॉपिक हमने पढ़ाया, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री त्वरण, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, ये सारी चीजें आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। इस साथ आशा करता हूँ कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंडुलम वाला जो है, पेंडुलम गति, उसको पढ़ लेंगे। फिर देखना अच्छे से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा दोस्त। थैंक यू।